जय हिंद फ्रेंड्स। अब हम दूसरा पेज पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम पेज नंबर 12 पढ़ेंगे, ठीक है। पेज नंबर 11 अच्छे से याद हो गया ना आपको? पेज नंबर 12 अच्छे से याद करेंगे, बड़ी याद से याद करेंगे। फिर पेज नंबर 13 और लास्ट में डिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो पेज नंबर 12 में क्या गिवन है? पेज नंबर 12 में हमको द्रव्य के प्रकार बताएंगे, है ना। द्रव्य 3 तरीके का होता है, तत्व, यौगिक, मिश्रण। फिर इसके अलावा हमको अलग अलग कॉन्सेप्ट समझाएंगे, जैसे पिघलना, जमना, ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण, वाष्पीकरण, संघनन। इन सब कॉन्सेप्ट के बारे में बताएगा। देखो, वाष्पीकरण, संघनन, क्वथनांक, हिमांक, जमना, गलनांक, पिघलना, ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, है ना, कि किसे कहते हैं क्वथनांक, किसे कहते हैं गलनांक, किसे कहते हैं वाष्पीकरण, किसे कहते हैं संघनन, किसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन, किसे कहते हैं गलना, जमना, ये सारी बातें, ठीक है। फिर अपन वाष्पन की गुप्त ऊष्मा एक और रीडिंग करेंगे। फिर अपन द्रव्य के प्रकार देखेंगे। तो इनमें इनकी परिभाषाएं जानेंगे, और इसके अलावा अगर और कुछ इम्पोर्टेंट बात हुई तो उसको भी कवर करेंगे, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन बने यहाँ से तो आप कर पाए, ओके। तो क्या होता है, अलग अलग परिभाषाएं हैं। एक बार अपन पढ़ लेते हैं, है ना, कि गलना किसको कहते हैं। गलने की प्रक्रिया अर्थात ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को पिघलना कहते हैं। पिघलना को, गलना को बारीकी। गलना किसको कहते हैं? क्या होता है गलना? मेल्टिंग पॉइंट। देखो, इंग्लिश से पता चल रहा है आपको, मेल्टिंग पॉइंट। जिस हीट पर कोई वस्तु पिघलने लगती है उसको गलनांक कहते हैं। शायद तक देखिए, साधारण वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर ठोस का पिघल कर द्रव में बदलना गलन या पिघलना कहलाता है। जिस ताप या दाब पर, ठीक है, तो जिस हीट पर, जिस तापमान पर, जिस गर्मी पर और जिस दबाव पर आप बर्फ को दबाएंगे तो भी बर्फ पिघल जाएगा, बर्फ को गर्म करेंगे तो भी बर्फ पिघल जाएगा। कितना दबाएं और कितना किस लेवल तक गर्म करें, कितना हीट दें उसको, कितनी हीट दें, कितने सेंटीग्रेड हीट दें, और कितना प्रेशर से दबाएं कि पिघल जाए, उसको कहते हैं गलनांक, है ना। ये पदार्थ जो पिघलने पर संकुचित होते हैं, उन पर दाब बढ़ाने से उनका गलनांक कम हो जाता है, जैसे बर्फ, ढलवा लोहा, विस्मित। जो पिघलने पर संकुचित होते हैं, संकुचित यानी फैलते हैं, उन पर दाब बढ़ाने से उनका गलनांक कम हो जाता है। ठीक बात है। अगर आप दाब बढ़ाएंगे, जैसे कोई बर्फ है, बर्फ पर आप दबाव डालेंगे तो बर्फ ऑलरेडी थोड़ा बहुत पिघल जाएगा। अब आप उसको गर्म करेंगे तो गलनांक कम नहीं होगा क्या? होगा ना। तो दाब बढ़ाएंगे तो पिघल जाएगा ऑटोमेटिक। आधा काम तो दाब ने कर दिया, तो दाब बढ़ाने पर गलनांक कम होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। वे पदार्थ जो पिघलने पर प्रसारित होते हैं, उन पर दाब बढ़ाने से उनका गलनांक बढ़ जाता है। देखो, मुझे लग रहा है कि अपन बहुत सही नहीं समझ रहे हैं, लेकिन यह है कि हम याद कर लेंगे। अगर ऐसे भी याद रखेंगे तो याद हो जाएगा, है ना। जैसे हमने पढ़ा कि अगर आप दाब बढ़ाते हैं तो आपका गलनांक कम हो जाएगा, और इसी को हमको रिवर्स भी कर लेना है। समझ तो मैं भी पा रही हूँ कि ये उतना सही नहीं है, क्योंकि संकुचन यानी सिकुड़ना होता है। ये पदार्थ जो पिघलने पर, ठीक है, तो हमने जैसे याद करा ना, आप वैसे ही जहन में बिठा दीजिए, आपको एक कॉन्सेप्ट याद तो हो जाएगा, ठीक है। समय आने पर समझ भी लेंगे तो, है ना। सामान्यतः अशुद्धि मिलाने से गलनांक कम हो जाता है। गलनांक अशुद्धि में, और 0 सेंटीग्रेड पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक, सोडा या आदि मिलाने से बर्फ का गलनांक -22 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। अगर कुछ मिला देंगे ना तो उसको गर्म होने में और ज़्यादा समय लगेगा, और इसको अपन कहते हैं गलनांक का कम होना, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, ऐसे मिश्रण को हिम मिश्रण कहते हैं, जिसका उपयोग कुल्फी, आइसक्रीम आदि बनाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। जमना
द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाना। इस प्रक्रिया द्वारा द्रव ठोस अवस्था में बदल जाता है। जमना मतलब ठोस। हिमांक जानते हैं ना, निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलकर हिमीकरण होना। निश्चित तापमान पर द्रव का ठोस में बदलना। देखो द्रव पानी है, पानी को ठोस में बदलने के लिए तापमान ही चाहिए होता है। तापमान का मतलब सिर्फ गर्मी नहीं होता है, तापमान का मतलब ठंडक भी होता है। तो द्रव ऐसा तापमान जिस पर द्रव यानी पानी जो है वो बर्फ बदल जाए, उसको हिमांक कहते हैं। इस निश्चित ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं और प्राय गलनांक एवं हिमांक बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना हिमांक। छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि गलनांक हिमांक इक्वल होते हैं। आगे बढ़े, वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण तो जानते ही कि पानी गर्म करते हैं तो कोई भी किसी भी द्रव को गर्म करा जाता है तो भाप बन जाता है। गर्म करने पर तीव्रता से गैस में परिवर्तन, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन। देखो यहाँ एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, वाष्पीकरण हमको पता है लेकिन जो नहीं पता है वो ध्यान रखेंगे कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन। हाँ, एक कोई निश्चित तापमान होता है, उसी पर पानी वाष्प बनता है। वो तापमान है अपने क्वथनांक से कम का तापमान, और इस तापमान पर पानी वाष्प बन जाता है ना। ध्यान रखेंगे, आगे पढ़ेंगे। संघनन में इकट्ठा होना। देखो कंडेंसेशन, इस प्रक्रिया में गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। गैस जो होती है यानी हवा जो है वो द्रव में बदल गई, पानी में बदल गई। बादल कैसे होते हैं? बादल क्या होते हैं? गैस ही होते हैं। और बादल पानी कैसे बन जाते हैं? पानी कैसे बरसा देते थे? संघनन से। तो बादल वाले कॉन्सेप्ट से ध्यान रख लेंगे कि हवा जब इकट्ठी हो जाती है तो वो पानी बन जाती है, तो वो द्रव बन जाती है। इसी को संघनन कहते हैं। और क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, यानी जिस बिंदु पर कोई भी चीज गर्म होने लगे उसको क्वथनांक कहते हैं। निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प या गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, कि जिस पॉइंट पर कोई भी चीज वाष्प बन रही है ना, जितने सेंटीग्रेड, जितने सेल क्या कहते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जितने सेंटीग्रेड पर कोई भी वस्तु गर्म करने पर वाष्प बन रही है, उस सेंटीग्रेड को क्या कहते हैं? क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प या गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। इस निश्चित ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। दाब बढ़ने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ने पर, अगर दाब बढ़ेगा, देखो ऊंचाई पर जाते हैं तो दाब बढ़ता है। हाँ देखो, दाब बढ़ना मतलब कि ठंडी हवा, ठंड में क्या होता है? दबाव हम पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। दाब मतलब कि हवा का पास होना, यानी आप पहाड़ पर जाओगे तो हवा क्या है? बहुत ठंडी हवा, बहुत पास है, बहुत मोटी हवा है, बहुत जाड़ी हवा है, पास है ना। तो ये दाब बढ़ता है तो आसपास का माहौल ठंडा है, मतलब दाब बढ़ रहा है तो ज्यादा गर्म करना पड़ेगा आपको, तो क्वथनांक भी बढ़ता है ना। अशुद्धि मिलाने से भी द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। बहुत सारी चीजें उसमें मिला दे तो बेचारा पानी उबलेगा कैसे? उन सारी चीजों को भी तो गर्म होना पड़ेगा उसके अंदर। ठीक है, और प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी बन जाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जरूर उबलता है। इस प्रकार प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पक जाता है, क्योंकि सब तरफ से दाब क्या हो रहा है, मतलब वो रिवर्स, पर्वतों वाला जो उदाहरण दिया ना उसके रिवर्स काम कराएंगे यानी, इस वजह से प्रेशर कुकर में जल्दी बन जाता है। ऑलरेडी वो सब तरफ से पैक है ना। और ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब सामान्य से कम होता है। ऊंचाई पर मैं तो कह रही थी दाब ज्यादा होता है, दाब बढ़ने से नहीं, तो ये वाला उदाहरण सेट कराना। यहाँ तो कह रहे हैं कि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब सामान्य से कम होता है। अच्छा, वायुमंडल का दबाव कम होता है ऊंचाई पर। ठीक है, तो वायुमंडलीय दबाव कम होता है, अतः कम तापमान पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। कम तापमान पर द्रव का जो वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ये क्या बात बोला कि कम तापमान अगर होता है यानी गर्मी है तो द्रव का वाष्प दाब, ये मुझे कुछ समझ नहीं पड़ा है। और ये ध्यान रखिए कि गर्मी के मौसम से देखो कम तापमान कब होता है? कम तापमान पर यानी ठंड के मौसम में कम तापमान पर द्रव का वाष्प दाब, द्रव का जो वाष्प है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। हाँ, कि ठंड के मौसम में आपने जो पानी गर्म किया वो और वायुमंडल में जो गैस है वो, वायुमंडल में धुंध है वो दोनों एक हो जाएगी, है ना, क्योंकि तापमान कम है अपना उस समय, और जो भी वाष्प का दाब है वो दोनों एक हो जाते हैं। यही है ना कि कम तापमान पे क्या होता है कि द्रव्य का जो वाष्प है वो वायुमंडल के साथ मिल जाता है, मतलब वायुमंडल के दाब के बराबर ही दोनों एक में एक हो जाते हैं। ठीक है।
ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अपन समझते हुए चल रहे हैं। हाँ, तो सारे कॉन्सेप्ट समझते हुए चल रहे हैं। अब यहाँ देखो, ऊर्ध्वपात में क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें ठोसों को गर्म करने पर ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस तथा ठंडा करने पर सीधे गैस से वाष्पित ठोस बदल जाता है। एक अवस्था मिस हो जाती है ऊर्ध्वपात में, एक अवस्था क्या होती है, मिस होती है। अब वो कौन सी अवस्था है जो मिस हो जाती है? इस प्रक्रिया में जिसमें ठोस को गर्म करने पर जिसमें ठोसों को गर्म करने पर ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना गैस, देखो जैसे कपूर है, ऊर्ध्वपात में सीधा कपूर, ध्यान रखो, कपूर कोई पानी वानी नहीं बना, कपूर सीधा हवा बन गया। तो कपूर, आयोडीन, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, नोसादर, ये सारे उदाहरण ध्यान रखेंगे, आप ट्रिक से ध्यान रखेंगे। एन्ना करना, आना का, ये स्कूल बैग किसका है? आना का है, ठीक है। ऊर्ध्वपात में स्कूल बैग किसका उल्टा पड़ा है? सीधा रखो इसको, ऐसे रखो, है ना। तो ठीक है, तो आना का ध्यान रख लेना। ऐसे अपने कपूर तो हो गया, उसके बाद ऐसे आयोडीन है, फिर नेप्थलीन, अमोनियम है, फिर क्लोराइड है, फिर ऐसे एंथ्रोसिन है ना। दो तो अपने अ से हैं और एक अपने ई से है, एंथ्रासिन, ध्यान रखें। तो बाकी क्लोराइड, अमोनियम, ओ की मात्रा थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे, है ना। अमोनियम, आयोडीन, अमोनियम है, आयोडीन है, एंथ्राइसिन, अमोनियम, आयोडीन, एंथ्राइसिन, अमोनियम, ना से क्या, नेप्थलीन है, ग्लाइकोसाइड है, और लास्ट में तो ये अपने छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हमने याद किया। अब देखो, ठोस CO2 को उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। ठोस CO2 को उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है और एक वायुमंडलीय दाब पर ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। अब यहाँ एक शुष्क बर्फ किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? ठोस CO2 को, जो वायुमंडल में गैस है, लेकिन उसमें से CO2 को हमें ना एक बंडल बना के रखते, क्या कहते हैं, ये बना के रखते हैं अपन, क्या कहते हैं, कपूर की बट्टी की तरह बना के रखते हैं अपन CO2 को। तो कैसे रख पाते हैं अपन? ठोस CO2 को उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। उच्च दाब, एक वायुमंडलीय दाब पर ठोस अवस्था सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। उच्च दाब पर उस पर सब तरफ दबाव लगाया जाता है। एक ठोस बट्टी की तरह कैसे रखा, इधर से दबाव, इधर से दबाव, इधर से दबाव, नीचे से दबाव, सब तरफ से अच्छा सा दबाव लगा रखा है, खूब खतरनाक उच्च दबाव लगा रखा है, तब जाके CO2 जो है वो ठोस अवस्था में बन पाएगी, और इसी को अपन शुष्क बर्फ कहते हैं, ठीक है। दाब पर ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है एक वायुमंडलीय दाब पर, क्योंकि अगर दबाव नहीं लगाए ना तो ये गैस बन जाएगी। इस वजह से गैस नहीं बनने देना है, तो सब तरफ से प्रेशर लगा कर रखा है। पता चल गया ऊर्ध्वपात में क्या। अब गुप्त ऊष्मा क्या है? नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। गुप्त ऊष्मा क्या है? नियत तापमान पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए ऊष्मा चाहिए होती है। हाँ, अगर पदार्थ की आपको कोई भी अवस्था बदलनी है तो उसको गर्म करना पड़ेगा, और इसे ही पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जूल, किलोग्राम, कैलोरी, ग्राम में मापा जाता है। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए, हाँ, तो पदार्थ की अवस्थाओं को गुप्त ऊष्मा, यानी पदार्थ की अवस्था अगर आपको बदलनी है तो आपको हीट चाहिए, ताप चाहिए, और इसी को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये है ना, नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आपके लिए ऊष्मा की जरूरत होती है। तापमान कैसे बढ़ेगा? गर्मी से। तो ऊष्मा यानी क्या होता है? गर्मी। और तापमान बढ़ाने के लिए हमको क्या चाहिए? गर्मी। तो हमको वस्तुओं की अवस्थाओं को बदलने के लिए ऊष्मा की जरूरत होती है, और इसे ही पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसको जूल में, किलोग्राम, त्रिगा में, कैलोरी में, ग्राम में मापा जाता है। देखो, ग्राम में तो अपन अनाज को मापते हैं, कैलोरी, कितने कैलोरी खाना, कितना ग्राम खाना, कितने कैलोरी खाना चाहिए हमको, कितने जूल, कितने किलोग्राम। तो ध्यान रखोगे, हमको तो पीछे वाले शब्द अच्छे लग रहे, किलोग्राम है, ग्राम है, कैलोरी है, ग्राम है, जूल और क्रीगा भी आना। अब आगे गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में बदलने के लिए 18 कैलोरी की ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अतः बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का, अच्छा, ये ना दूसरे तरीके से चीजों को बताना है। जैसे अगर हमको 0 सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम बर्फ को 0 सेंटीग्रेड पर पानी में बदलना है, हमको थोड़ा सा बर्फ है उसको अगर पानी बनाना है तो हमको कितना तापमान चाहिए होगा? थोड़ा सा बर्फ है उसको पानी में बदलना है तो गर्म करना पड़ेगा ना उसको। तो बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में बदलने के लिए 0 सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम बर्फ को 0 सेंटीग्रेड पर पानी में बदलने के लिए, ठीक है। तो तापमान अगर आपके पास 0 है, कुछ भी तापमान, बाहर बहुत ठंड है और आपके पास बर्फ का गट्टा है, बर्फ का क्यूब है, उसको आपको बदलना है पानी में, तो कैसे बदलोगे? तो वहां आप दूसरे कोई चीज इस्तेमाल कर सकते हो, कैलोरी, 80 कैलोरी। अब ये पता नहीं क्या है, आपके पास गर्मी नहीं है, आपके पास कुछ और चीजें, इसको अपन कहते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। आपके पास 80 कैलोरी है तो काम बन जाएगा। अतः बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी होता है। ये कुछ जादू की छड़ी होगी, 80 कैलोरी गुणोगे तो हो जाएगा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? देखो, 100 सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम पानी को 100 सेंटीग्रेड पर भाप में बदलने के लिए 250
240 कैलोरी की गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। और यही आंकड़ा आप 100 और 540 पर भी लगा लोगे, है ना। ये जो यहाँ पड़ा था इसी को आप थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे, यहाँ 100 कर लोगे, यहाँ 100 कर लोगे, यहाँ आप 540 कर लोगे, ठीक है। पता चलिए, अतः पानी के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान इतना है, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान है, ठीक है। तो हमको बर्फ के गलन का मान पता चल गया है, और ये किसका, पानी के गलन का इतना। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने का अधिक कष्ट होता है, यद्यपि दोनों का तापमान 100 सेंटीग्रेड ही होता है, क्योंकि 100 सेंटीग्रेड से जल की अपेक्षा 100 सेंटीग्रेड की भाप की गुप्त ऊष्मा का मान। ये क्यों होता है, भाप का एग्जाम्पल ऐसा क्यों है, क्योंकि उसकी गुप्त ऊष्मा ज्यादा है, उसमें गुप्त शक्ति है, आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन उसमें ऐसी शक्ति है कि आपके हाथों जला सके हो बहुत बेहतर तरीके से। अब थोड़ा सा समय देखो, सारे कॉन्सेप्ट तो समझते हुए अच्छे से जब भी एमसीक्यूज में आएगा ना तो आप बढ़िया से कर पाएंगे, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया हमने, हर एक कॉन्सेप्ट को। अब आते हैं हम, देखो द्रव्य के प्रकार, द्रव को मुख्यतः 3 भागों में तत्व है, यौगिक मिश्रण। तत्व यानी एलिमेंट, यौगिक यानी कॉम्पोनेंट, और मिश्रण इन दोनों का मिक्सअप। तत्व छोटा सा हिस्सा है, यौगिक उन दो तत्वों से मिलकर बना है, मिश्रण दोनों का मिक्सअप, इन दोनों का, यानी छोटे टुकड़े का भी और छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर जो बड़ा हिस्सा बना है उन दोनों का मिश्रण। देखो तत्व क्या होता है, पदार्थ का वो सूक्ष्मतम भाग जिसे और इसको और नहीं तोड़ा जा सकता, जिसमें उपस्थित सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान हो, जैसे कार्बन 12 परमाणु सबके पास बराबर वेटेज है, इसको और नहीं तोड़ सकते। और इसमें जितने भी परमाणु हैं, देखो पहले तो कहा और नहीं तोड़ सकते, और फिर कह रहे कि जितने भी परमाणु, इसका मतलब इसको परमाणु तोड़ा जा सकता है, तो अपन इसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जितने भी परमाणु हैं उनके पास समान होता है, क्या समान होता है, क्रमांक समान होता है। जैसे उदाहरण दे रहे हो कार्बन 12 ऑक्सीजन, तो यहाँ आप मतलब 2 3 4 है ना, 2 से 2 कार्बन हो जाएगा, 3 से अपने 2 से अपने पारा, 3 से अपने कार्बन और 4 से अपने ऑक्सीजन, ये ध्यान रखोगे। यहाँ पे गिनती है उसमें तत्वों को उनके गुणधर्म के आधार पर धातु अधातु, गुणधर्म के आधार पर कुछ धातु होते हैं, कुछ अधातु होते हैं। तो इधर है इसमें इसके क्लासिफिकेशन देखिए। देखो धातु क्या आता है, वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातु यानी धनायन, धातु क्या करती है, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। सामान्यतः ठोस होते जानते हैं, इसमें आगत बनते हैं, तन्यता का गुण सामान्यतः अपारदर्शी, उच्च घनत्व, उच्च गलनांक होता है, ठीक है। उच्च गलनांक इनको आपको ये कराने के लिए, क्या गलाने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऐसे तो धनायन देने की प्रवृत्ति होती है। बाकी उच्च गलनांक, देखो गलनांक शब्द अपने थोड़ी नया, धातु को गलाने के लिए उच्च गलनांक यानी कौन सा पॉइंट था, मेल्टिंग पॉइंट, सही बात है, गलन करने वाला पॉइंट, तो बहुत हाई चाहिए अगर आपको लोहे को पिघलाना है। तो ये था अपना पूरा सेशन, सारी बातें अच्छे से पता हो गई ना, ऊर्ध्वाधन, पिघलना है, वाष्पीकरण, संघनन, जमना, निक्षेपण तो नहीं पता, सारा पता चल गया ना। अब देखो नोट्स बनाने से पहले एक क्वंथनांक, देखो जो अपने को अच्छे से पता है उसको छोड़ देते हैं अपन। क्वंथनांक है, गलनांक है, ऊर्ध्वपातन है, और गुप्त ऊष्मा है और वाष्प ऊष्मा। इधर क्वंथनांक ले लो, इधर गलनांक ले लो, क्वंथनांक है, गलनांक है, इधर ऊर्ध्वपातन और ऊष्मा, और फिर अपने ऊर्ध्वपातन और गुप्त ऊष्मा, ये 4 कॉन्सेप्ट हो गए। इनको हम रिवाइज करेंगे, इधर 2 हो गए, इधर 2 हो गए, ठीक है। 2 इधर है, फिर अपने द्रव्य के प्रकार है, ओके। बाकी तो सब में एक ही पॉइंट गिवन है, कुछ खास है नहीं। अब थोड़ा सा मेंशन करते हैं हमने क्या पढ़ा, 3 बार रिवाइज करना है। 2 यहाँ है गलनांक क्वंथनांक के, 2 यहाँ मिल जाएंगे आपको, और फिर आपको नीचे प्रकार पढ़ने हैं। 2 पॉइंट कौन से, वही अपना ऊर्ध्वपातन और गलन की ऊष्मा। तो 2 पॉइंट इस तरफ है, 2 पॉइंट इस तरफ है, और नीचे अपन ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अपना पेज नंबर 20 है। पेज नंबर 20 में हमने क्या पढ़ा, बस थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। तो यहाँ हमने 2 पॉइंट पढ़े, इसको अपन कह देते हैं गलनांक, इसको कह देते हैं क्वंथनांक। इसके अलावा यहाँ 2 पॉइंट और है, फिर नीचे अपन एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। तो 2 बस इतना ध्यान रखो, नीचे छोटा सा टॉपिक है, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2। अब क्या छूटा, कुछ भी नहीं छूटा। अब थोड़ा सा अपन देखते हैं कि कितने पॉइंट और बच जाते हैं इसके अलावा। तो 1 2 3 4 5, तो इसके अलावा 5 पॉइंट्स और हैं, है ना, 5 पॉइंट और है इसके अलावा। ऊर्ध्वपातन और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ये देख लिया हमने। इधर 2 पॉइंट है, इधर 2 पॉइंट है, और फिर 5 पॉइंट और है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, थोड़ा सा आकार जान लेते हैं। देखो ये वाला पॉइंट अच्छे से बड़ा है ना, 3 बार गिवन है। ये वाला पॉइंट भी अच्छे से बड़ा है, इसमें अंदर 4-5 पॉइंट गिवन है ना। और इधर वाला ये वाला पॉइंट ऊर्ध्वपातन भी अच्छे से बड़ा है, 2 पॉइंट गिवन है। बाकी वाष्पन वाला भी अच्छे से बड़ा है, यहाँ वो आंकड़े गिवन है सारे। तो ये हमने जान लिया कि कौन कितना बड़ा है, समय इस वजह से जान लिया। हम तो ये है ना गलत है, इल्म नई वाली कैटेगरी नहीं पढ़ रहे अपन ना, क्वेश्चन मार्क वाली कैटेगरी पढ़ रहे, तो फिर क्या पढ़ रहे ना, क्वेश्चन मार्क कहीं लगा है। तो ये था अपना पूरा सेशन, खत्म करते, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।